Good morning to all of you. Let's continue the chapter Constitution, chapter number 8. Today's topic is basic features of the Constitution. Okay. So let's see what are the basic features of the Constitution. The Constitution, which came into force on 26 January 1950, is considered as the largest, extensive and detailed written document. कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था? इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. सो इट इज कॉल्ड अ रिपब्लिक डे. सो और ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द लार्जेस्ट एंड एक्सटेंसिव, बहुत ही लार्ज है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. एंड एक्सटेंसिव, जो उसमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सभी एकदम डिटेल में है, एक्सटेंड की हुई है. एंड इट्स डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट्स, इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन में है जो पूरा डॉक्यूमेंट्स, एंड विच वी हैव टू फॉलो. गिवन बिलो इज द बेसिक एंड सैलिएंट फीचर्स ऑफ इट. कुछ ऐसे बेसिक और सैलिएंट फीचर्स है, ओके, जो हम अभी देखते हैं. कि जो फर्स्ट फीचर इज रिटन डॉक्यूमेंट. So, except Britain and Israel, India, along with the other nations of the world, have their constitution in written form. पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ब्रिटेन और इजराइल ही ऐसे कंट्री है जिसमें जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में नहीं है, सिर्फ ओरल फॉर्म में है. एंड everyone is following that document, their rules, regulations. सभी कोई जो है वो उस रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, जो प्रोविजंस बनाए हैं उन सबको फॉलो करते हैं. इसलिए उनका जो डॉक्यूमेंट है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रिटन फॉर्म में नहीं है. ठीक है, बट हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो रिटन फॉर्म में, सो हमें तो वो फॉलो करना ही चाहिए. क्या? Considering the social, geographical, diversified circumstances and prehistorical notions, the Constitution Assembly has kept the drafted Constitution in written form. इसीलिए हमारा जो Constitution है वो सोशल, जोग्राफिकल और जो भी हमारा डाइवर्सिफाइड सर्कमस्टेंस है, मीन्स हमारा पूरे इंडिया में ये सभी जो है वो डाइवर्सिफाइड है. ठीक है, और इसलिए हमारे जो प्री हिस्टोरिकल नोशंस है, मीन्स प्री हिस्टोरिकल हमारे आइडियाज हैं, जो हमारे प्री हिस्ट्री में जो दिया गया था, प्रोविजंस, रूल्स, लॉज, उसके हिसाब से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे रिटन फॉर्म में ड्राफ्ट किया गया है. ठीक है, क्योंकि इट्स अ डिटेल्ड एंड एक्सटेंसिव एंड लार्जेस्ट constitution. Okay, so it could be written in written form, it could be written in drafting form. Size of the constitution, let's see. Indian constitution is divided in 22 sections comprising. Indian constitution जो है वो 22 सेक्शन में डिवाइड किया गया है. ठीक है, उसमें 22 सेक्शंस जो है वो इंक्लूड किए गए. 395 आर्टिकल्स, और उसमें 395 आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड किया गया है पूरा वो 22 सेक्शंस में, और उसमें 395 आर्टिकल्स है और 8 अपेंडिक्स है. अभी जो है वो 12 अपेंडिक्स हो गया है. ठीक है, तो अभी ये आपको 12 अपेंडिक्स लिखना है. The Constitution comprises provisions for state administration and states interrelations, fundamental rights, principles for political policies, judiciary, election commission, government institution, minorities, scheduled caste and deprived groups. ये सभी चीजें जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, क्योंकि जो हमारा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है और सेंट्रल लेवल दोनों का जो रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप है, वो ये सभी जो बातें हैं, ये सभी जो रिलेशंस है वो उसमें दोनों के हैं, स्टेट्स एंड सेंट्रल लेवल पर. तो ये दोनों में ये इंक्लूडेड है. ठीक है, सो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही बड़ा है.
Therefore, our Constitution of India is the largest, extensive and detailed written document compared to other constitution. और जो कॉन्स्टिट्यूशन में है ये सभी चीजें जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल राइट्स जो है, जुडिशियल, इलेक्शन, कितनी भी ऐसी डिटेल्स है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, ताकि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अच्छे से सब डिटेल कर सके, सबको इन्फॉर्म कर सके और हमारे कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से चल सके। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस दी गई है, लॉज दिए गए हैं, वो हम सबको फॉलो करना है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके हिसाब से चलाना है। तो ये हमारा इंडिया जो है वो उसकी पॉपुलेशन भी इतनी बड़ी है, तो हम सबको ये अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। सो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। थर्ड इज सिंगल सिटीजनशिप। हमारा जो इंडिया है उसमें सिटीजनशिप जो है वो सिंगल है, ठीक है। इन अमेरिका ड्यूअल सिटीजनशिप इज गिवन, one for United States of America and another for state citizenship. मीन्स अमेरिका में सिर्फ ड्यूअल सिटीजनशिप है, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और एक स्टेट सिटीजनशिप, ठीक है। तो जहाँ पे रहते हैं उस स्टेट की भी है और सेंट्रल की, वो जहाँ जिस देश में रहते हैं उनकी भी उनकी सिटीजनशिप है। बट इन इंडिया देयर इज ओनली सिंगल सिटीजनशिप irrespective of any region of state of the country। कोई भी रीजन में हम रहो, कोई भी स्टेट में रहो, लेकिन हमारी जो सिटीजनशिप है वो एक ही है, इंडिया की है। ओनली सिटीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर हैव ड्यूअल सिटीजनशिप। सिर्फ हमारे स्टेट में जम्मू कश्मीर अंडरलाइन दिस, जम्मू कश्मीर जो स्टेट है उसकी ड्यूअल सिटीजनशिप है। वन फॉर इंडिया एंड अनदर फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, सेम लाइक इंडिया की और जम्मू कश्मीर की, इसीलिए दो ड्यूअल सिटीजनशिप है। Now next is the center with strong federal structure। जो हमारा इंडिया है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्टेट्स लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर दोनों की वो रिलेशनशिप है वो अच्छे से करता है, मीन्स उसमें दी गई है, राइट। तो इस फेडरल स्ट्रक्चर, ओके, जिसे यूनियन कहते हैं, ठीक है। पूरा जो इंडिया है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरल मीन्स यूनियन जिसे बोला जाता है, ओके। सो इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। पूरे स्टेट्स जो है वो एक ही तरह का जो फॉलोज करते हैं, लॉज जो है वो फॉलो होता है उसमें, तो यूनियन स्टेट्स हैं, ओके। देयर इज नाउ हियर एनी रेफरेंस ऑफ द वर्ड फेडरल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन ऑफ स्टेट्स इज द सेंटेंस used for India by the use of word union, a permanent and irreversible relationship between union and its component states is indicated। यूनियन से क्या पता चलता है कि इट्स अ परमानेंट, यूनियन जो है वो परमानेंट है और इरिवर्सिबल, जो पीछे नहीं कर सकता है, मीन्स हमें कंटिन्यू रहना है वो रिलेशनशिप में, ठीक है, बिटवीन यूनियन और कंपोनेंट स्टेट्स। मीन्स यूनियन यानी पूरे देश का, जिसे संघ बोलते हैं, ओके, यूनियन उसको, और लोकल, ओके। सो okay, so a permanent irreversible relationship between union and its component states is indicated। तो उसमें पूरे permanent और irreversible relationship जो है वो उसमें indicate की गई है, इसमें बताई गई है। India is a union of states and no states has right to secede it। इस इंडिया जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है और उसके कोई भी ऐसे स्टेट्स जो है वो अपने तरीके से यूनियन से डिटेच नहीं हो सकते, सेकेंड नहीं हो सकते हैं, मीन्स कि वो अपने आप को अलग स्टेट नहीं बता सकते हैं, ठीक है, उसमें से डिटेच नहीं हो सकते हैं। जो यूनियन है हमारा इंडिया, पूरे स्टेट्स का यूनियन है, उसमें से वो डिटेच नहीं हो सकते, निकल नहीं सकते हैं,
Okay, thus India is a union of states, yet it has come elements of federal government. हमारा जो स्टेट है इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, बट फिर भी उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो फेडरल गवर्नमेंट में होते हैं. कि इन इंडिया फेडरेशन देयर आर टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स, द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स. सभी में इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट भी फॉलो करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट को भी फॉलो करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भी फॉलो करते हैं. The Constitution has clearly marked areas of functioning of for both the kinds of governments. और ये दोनों गवर्नमेंट के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे फंक्शंस दिए गए हैं, पावर्स दिए गए हैं जो दोनों स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन गवर्नमेंट को मीन सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करने होते हैं. ठीक है, इसलिए दोनों में डिफरेंट तरीके के पावर्स जो है वो स्टेट्स को और गवर्नमेंट को दिए गए हैं. सो इसीलिए हमारा स्टेट जो है वो फेडरल स्टेट means federal country. ठीक है. Now Constitution demarcates the powers of the central and the state governments into different lists of subjects. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जितने भी पावर्स दिए गए हैं स्टेट को और यूनियन को वो डिफरेंट तरीके के हैं, लेकिन कुछ ऐसे पावर्स जो है वो दोनों को फॉलो करने में. ठीक है, उनके फंक्शंस जो है वो दोनों के लिए होते हैं, स्टेट्स के लिए और यूनियन के लिए. सो इसलिए उनको डिवाइड किया गया 3 पार्ट में. सो फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट. तो यूनियन लिस्ट में कौन कौन से ऐसे पावर्स जो है जो सेंट्रल लेवल के हैं. ठीक है, जो सेंट्रल लेवल के मीन्स कि हमारा जो गवर्नमेंट है पूरा जो सेंट्रल लेवल से चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ से चल रहा है, मीन्स कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहाँ से चल रहा है, दिल्ली से. ओके, सो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी पावर दिए गए हैं उनको वो जो उन्हें फॉलो करने होते हैं ये इस तरीके से है. फर्स्ट यूनियन लिस्ट में यूनियन लिस्ट comprises 97 subjects. So you have to underline this and remember that how many powers are there in union list. So union list में 97 subjects, ऐसे बहुत से subjects है जो यूनियन लिस्ट में है. सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस लाइक डिफेंस, जो सबसे बड़े होते हैं जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, पावर जो होते हैं वो डिफेंस को दिए गए हैं. जैसे कि हमें तो नहीं देते, डिफेंस जो है वो पूरे कंट्री का करना होता है. तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो डिफेंस का होता है, हमारे कंट्री को चारों ओर से सुरक्षित रखना. तो ये पावर जो है वो यूनियन लिस्ट में दिया गया है, मीन्स यूनियन को करना है. देन फॉरेन अफेयर्स, जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ जो भी अफेयर्स होते हैं हमारे, मीन्स उनके रिलेटेड जो भी डील होती है या फिर ऐसे फंक्शंस होते हैं तो उसको भी यूनियन लिस्ट में दिया गया है. देन एटॉमिक एनर्जी भी हमारी यूनियन लिस्ट में ही होती है, क्योंकि जिसे एटॉमिक एनर्जीज मीन्स वेपन्स बनाने की या फिर किस तरह से उनको यूज करें, ये सब जो पावर्स है वो सिर्फ यूनियन सेंट्रल लेवल को है, यूनियंस को है. देन बैंकिंग, रिजर्व बैंक जो है वो पूरे इंडिया में है, तो बैंकिंग की जितनी भी पावर्स है वो यूनियन लिस्ट में है. देन रेलवे जो है, ठीक है, हम किसी एक इंडिविजुअल स्टेट के हाथ में नहीं है वो. कम्युनिकेशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सभी कम्युनिकेशंस के रिलेटेड है, तो ये सभी पावर्स जो है वो यूनियन लिस्ट में है. ठीक है, और सेकंड इज स्टेट लिस्ट. तो स्टेट्स के पावर्स क्या क्या है वो हम देखते हैं. तो स्टेट लिस्ट कंप्राइजेस ऑफ 66 सब्जेक्ट्स. स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स हैं. The state list comprises of those important subjects in which state legislature house can pass laws. ऐसे स्टेट लिस्ट में ऐसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं जिसको जो लेजिस्लेचर जो है मीन्स के स्टेट की जो लेजिस्लेचर असेंबली होती है वो पास करती है. ठीक है, जो स्टेट लेवल की होती है, तो जो वो हर स्टेट में होती है इसलिए वो स्टेट लेवल के लिस्ट में है. सब्जेक्ट्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सभी स्टेट्स में होते हैं तो वो स्टेट लिस्ट में आता है. स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, देन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन,
ये सभी स्टेट के रिलेटेड है, स्टेट ही उनको हैंडल करती है, क्योंकि सबकी जो मैटर्स है वो स्टेट हैंडल करती है। देन हेल्थ, लैंड, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स आर इंक्लूडेड। तो सभी स्टेट लिस्ट में ये जो स्टेट के रिलेटेड जो कोई भी है मैटर वो उसमें इंक्लूड की गई है। If there is a failure of the law and order in the state, the union government with consent of or against the will of the state can send reserve police force. Okay. So अगर कोई ऐसे स्टेट्स जो लॉज बनाए इनके रिलेटेड, तो उसमें अगर कोई भी फेल्योर हो, उसमें कुछ डेफिशिएंसी आए या फिर कुछ भी फेल्योर हो, मिस्टेक्स हो, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है उनके अगेंस्ट में रिजर्व पुलिस फोर्स जो है उनको भी भेज सकती है, और उनके थ्रू ये सभी जो एक्सप्लोटेशन हुआ है, जो कोई भी लॉज और ऑर्डर एक्सप्लोट हुआ है, तो उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। Okay, then next is concurrent list. Concurrent list means के दोनों को, यूनियन को, स्टेट दोनों के रिलेटेड है, ठीक है। So in addition to this, the constitution provides for a third list that is called the concurrent list, ठीक है। और जितने भी और एडिशंस फंक्शंस है, पावर्स है, वो सभी दोनों लिस्ट में ऐड किए हुए हैं। which consist of subjects of common concern both to the center and the state government. जो दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉमन हो, वो सब्जेक्ट्स जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए हैं। The central and state government can pass laws on these subjects. The concurrent list has 47 subjects. तो ये भी आपको याद रखना है that 47 subjects are there in concurrent list. So this list includes subjects like criminal and civil procedures, marriage and divorce, education, economic planning and trade union, etc. ये सभी जो मैटर्स है वो concurrent list में है, जो दोनों लेवल पर कर सकते हैं। अगर कोई क्रिमिनल केस हो या सिविल प्रोसीजर्स ऐसी उसी करनी हो, तो अगर वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या फिर सपोज के हाई कोर्ट से उसका जो सॉल्यूशन कुछ ना आए, तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो ये सभी जो है वो लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाते हैं। जो स्टेट लेवल पर अगर सॉल्यूशन ना मिले तो सेंट्रल लेवल पर जा सकते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारे जितने भी पावर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, उनको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया है। तो उनको हिसाब से यूनियन को, स्टेट को, दोनों को अपने अपने हिसाब से जितने भी अपने फंक्शंस आते हैं, उसमें पावर्स आते हैं, वो फॉलो करने होते हैं, फुलफिल करने होते हैं। और जो कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनको भी फॉलो करना होता है, उनको कंप्लीट करना होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेसिड्यूअरी पावर। So what is residuary power? The subjects which are not specifically allotted to union or state are included in residuary powers. जो कोई भी सब्जेक्ट्स जो है वो स्पेशली यूनियन को और स्टेट को ना दिया गया हो, रेसिड्यूअरी पावर्स में आते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से फंक्शंस हैं जो दोनों को नहीं दिया गया, यूनियन को और स्टेट को, दोनों को, तो रेसिड्यूअरी पावर्स में आते हैं। That matters that are not included in the division of powers are known as residuary powers. The central government is given the power to legislate on these residuary subjects. तो ये लेजिस्लेचर को दिया गया है ये पावर्स जो है वो, ठीक है, तो रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स में आते हैं। The financial distribution of resources is done between union government and state governments. Okay. Excise and customs, export, import, income tax, all these major taxes are decided by central government, while sales tax, revenue tax, entertainment tax, educational tax, which are having merely financial resources, are decided by state government. तो ये सभी स्टेट्स हो जो फाइनेंशियल्स के रिलेटेड हैं, तो वो मीन्स स्टेट्स कस्टम्स के रिलेटेड, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है दूसरे कंट्रीज में, देन इनकम टैक्स जो है, ये सभी यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको सेल्स टैक्स, रेवेन्यू टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एजुकेशनल टैक्स, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं।
ओके, सो ये सभी स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं। जो यूनाइटेड जो नेक्स्ट फिफ्थ जो है हमारा यूनाइटेड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस मीन्स ऐसी सॉरी यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस। तो क्राइसिस मीन्स के जब कोई ऐसी इमरजेंसी आए कंट्री में उनको क्राइसिस कहते हैं। ठीक है, अगर कई बार ऐसा होता है कि किसी की अचानक डेथ हो जाए या फिर किसी की कंट्री में ऐसे बहुत से वायोलेशंस हो, देन रेबिलियन हो या फिर ऐसे अटैक अगर दूसरे कंट्री कर सके तो तब इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर करते हैं। तो ऐसी इमरजेंसीज में जो अरेंजमेंट किया जाता है वो किसको दिया गया है, किसके फंक्शन में है। ठीक है, देयर आर 3 प्रोविजंस फॉर इमरजेंसीज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The first is national emergency can be declared at the time of war, external attack and armed rebellion। जो फर्स्ट ऐसी इमरजेंसीज कब डिक्लेयर की जाती है, जब कोई ऐसी नेशनल इमरजेंसी आ जाए एट द टाइम ऑफ वॉर या फिर एक्सटर्नल अटैक, कोई और कंट्री हमारे कंट्री पर अटैक करे या फिर वॉर की सिचुएशन हो, तब नेशनल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर करते हैं। देन नेक्स्ट, due to law and order breakdown, the state cannot function according to the constitution, so constitutional emergency is declared। जब कोई laws and order जो है वो breakdown हो या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन लीडर जो है उनकी डेथ हो जाए तो उनका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हुए या फिर वो अचानक से वो रिजाइन करे अपनी पोस्ट पर से, तो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कई बार प्रेसिडेंट के हाथों में चला जाता है, तो प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी भी डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस देयर इज मॉनेटरी वैल्यू इरोजन एट दैट फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। कई बार ऐसा होता है कि मॉनेटरी इरोजन होती है जब करेंसी के रिलेटेड, मनी के फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, तब भी अचानक से प्राइस इतनी इंक्रीज हो जाती है कि जो इरोजन है वो वैल्यू ऑफ इरोजन जो है वो होता है। सो इसलिए फाइनेंशियल इमरजेंसी भी डिक्लेयर करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन मोर पावर्स टू डील विथ these emergencies at the time of emergency। India is almost turned into a unitary system। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसके पास ऐसी इमरजेंसीज में जो उनको एडमिनिस्ट्रेशन करता हुए तब उनके पास बहुत से पावर्स जो है वो आ जाते हैं। इसलिए इंडिया ऑलमोस्ट यूनिटरी सिस्टम जो है वो अपनाता है। इंडिया हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यूनिटरी सिस्टम्स पर करता है। ठीक है, तो दोनों को रिलेटेड है। ठीक, सो दिस वाज द यूनियन लिस्ट के पावर्स क्या है, देन स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के पावर्स क्या क्या है, ये हमने देखा।